वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 100 हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, राजस्थान का जो 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है उसमें 20 क्वेश्चन हिंदी का पूछा जाने वाला है और ये 20 क्वेश्चन हमारे वीडियो से आपको हूबहू मिल जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हमारे द्वारा आपको राजस्थान जीके का भी क्वेश्चन कराया जाएगा और ये सारे के सारे प्रश्न आपको हमारे वीडियो से मिल सकते हैं। राजस्थान जीके से लगभग आपको 70 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए हमारा चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण है दोस्तों, वह आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि स्पष्टीकरण से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है, तो यह तत्सम शब्दों में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हूबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये जो हमारा स्पष्टीकरण है ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसे कि विसर्ग मतलब ये जो डबल बिंदु वाला है इसे विसर्ग कहते हैं, का प्रयोग मूल रूप से संस्कृत के शब्दों में होता है जो हिंदी में तत्सम शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रातः, अतः, पुनः। ये सब विसर्ग का प्रयोग करके बनाया जाता है, यानी तत्सम शब्द से ये मिलके बना है। हमारा अगला प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है। तो अंगीठी का तत्सम शब्द होता है अग्निष्ठिका। ये अंगीठी का तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है। अंगीठी का तद्भव का सही तत्सम रूप होता है अग्निष्ठिका। ठीक, ये अंगीठी क्या है, यह तद्भव शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे किसी ना किसी शिफ्ट में, इसलिए इन प्रश्नों को आप आराम से अच्छे से देखकर एग्जाम देने जाएंगे। निराधार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराधार का सही संधि विच्छेद होगा नि जोड़ आधार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हमारा जो स्पष्टीकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ विसर्ग का आधार र हो जाता है तो आधार के आ के साथ मिलकर रा बन जाता है, इस तरह इसका संधि विच्छेद होता है। इत्यादि में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा टारगेट है कि आपके एग्जाम में 20 प्रश्न के 20 प्रश्न हमारे वीडियो से ही मिल जाएं। तो इत्यादि जो है यन संधि का उदाहरण है। इत्यादि संधि विच्छेद इति जोड़ आदि होता है, ये आपको नोट कर लेना है। इति जोड़ आदि संधि विच्छेद होता है। यन संधि के नियम के अनुसार ई और आ मिलकर या बनता है, यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में जो है तत्पुरुष समास है, ये आपको याद रखना है। तत्पुरुष समास होता है गौशाला में। और गौशाला का विग्रह है गो के लिए शाला, गायों के लिए रहने का स्थान, यहाँ के लिए संप्रदान कारक है, चिन्ह का लोप है, इसीलिए यह संप्रदान तत्पुरुष समास है। हमारा अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल नयन में जो समास होता है वह है क्रमधारय समास, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कमल नयन का विग्रह करने पे क्या मिलता है, कमल के समान नयन। यहाँ उपमान जो है कमल है और उपमेय जो है नयन है का संबंध है, इसीलिए यह कर्मधारय समास है। यहाँ आपको उपमा उपमेय भी चुनने को बोला जाएगा। तो कमल नयन में कमल जो है उपमान है और नयन उपमेय है, ये आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ बादल का पर्यायवाची शब्द वारिधि नहीं है, बाकी जलद, निरद और मेघ ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो यहाँ पे उससे पहले स्पष्टीकरण
स्पष्टीकरण वारिधि, वारी जोड़ धी, इसका संधि विच्छेद ये होगा, ये आपको याद रखना है। का अर्थ होता है समुद्र होता है। जलद, निरद और मेघ बादल का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको मैंने बता दिया। हमारा अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम, ये आपको याद रखना है। व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द है। दृघ आंख का पर्यायवाची शब्द है। विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। और है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा टारगेट है कि 20 का 20 नंबर आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाए, इसलिए इन सभी प्रश्नों को हमारे द्वारा डिटेल में बताया जा रहा है। आग्रह शब्द का विलोम क्या है? तो आग्रह शब्द का विलोम होता है दुराग्रह, ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा। VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आग्रह अच्छी बात के लिए, हट का विलोम दुराग्रह होता है बुरी बात के लिए। यानी आग्रह कर रहा अच्छी बात के लिए और दुराग्रह कर रहा बुरी बात के लिए। हमारा अगला प्रश्न है अभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण खुद से पढ़ लेंगे। दोस्तों सारे स्पष्टीकरण हमारे द्वारा पढ़ा जाना उचित नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो पॉज करके खुद से आंसर को पढ़ लेंगे, स्पष्टीकरण को। सिर पर सवार रहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पीछे पड़ना। मतलब सिर पर कोई सवार हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना, क्यों पीछे पड़ा है भाई, तो यही इसका सही अर्थ हो जाएगा। यहाँ स्पष्टीकरण में किसी काम के लिए या किसी बात के लिए लगातार किसी के पीछे पड़े रहने को सिर पर सवार रहना कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है बुरी तरह से हारना। किसी मुकाबले या बहस में बुरी तरह से पराजित होने को मुंह की खाना कहते हैं, ये आप उदाहरण से समझ सकते हैं। गरीबों का वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? ये आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% पूछने वाला है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। गरीबों का वस्त्र दो वाक्य का में कारक कौन सा है? तो इसमें कारक है संप्रदान कारक। वह कैसे? जब किसी को कुछ दिया जाता है, यानी दान के अर्थ में, तो वहाँ को विभक्ति होने का पर भी संप्रदान कारक होता है। यानी कुछ भी दान देने पर जो विभक्ति का बोध होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में सम्मान में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है अधिकरण कारक। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में खुद से पढ़ लेंगे। में विभक्ति चिन्ह क्रिया के आधार को सूचित कर रहा है, इसीलिए यह अधिकरण कारक है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है दाल। दाल जो है स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी डाला, जीरा, भूना, पीपल का पेड़, ये सब पुल्लिंग शब्द है, ये आपको याद रखना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न एग्जाम में जो पूछा जाएगा सुनार शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका स्त्रीलिंग रूप है सुनारीन। हमारा अगला प्रश्न है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द है, तो उसे कहा जाता है विप्तनिक। ये आपको याद रखना है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं होता है उसे विप्तनिक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है, तो वह होता है सर्वज्ञ। जो सब चीज जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें समास है कर्मधारय समास। ये आपको याद रखना है, कर्मधारय समास कमल में होता है। और इसका स्पष्टीकरण नीलकमल का विग्रह करने पर क्या होता है? नीला है जो कमल, यहाँ नीला विशेषण और कमल विशेष है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा नील कमल में विशेषण कौन सा है? तो नीला विशेषण होता है और विशेष क्या होता है? कमल। इसीलिए यह कर्मधारय समास है। दोस्तों आपको हमारा टारगेट है कि आपके एग्जाम में जो 20 प्रश्न पूछे जाएं वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, इसलिए हमारे द्वारा डिटेल में आपको बताया जा रहा है। हमारे द्वारा आपके एग्जाम के लिए लगभग 20 सेट हिंदी के कराए जाएंगे, यानी 2000 क्वेश्चन, और इन 2000 क्वेश्चन में आपको 20 नंबर पक्का लड़ने वाले हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप हूबहू पढ़ के ही एग्जाम देने जाएंगे।
अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग होता है वह अव उपसर्ग होता है। यहाँ अवगुण शब्द का जो तोड़ा जाता है, संधि विच्छेद किया जाता है, तो अव जोड़ गुण से मिलकर बना है, यहाँ अव उपसर्ग होता है। चुनाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय है वह है आओ। यहाँ चुनाव शब्द का जब ये विग्रह किया जाता है, चुन धातु में आव प्रत्यय जुड़ने से यह बना है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, तो उसे शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो महाप्राण ध्वनि भ है। यहाँ पे इसका डिटेल आप पढ़ लेंगे और यह क्वेश्चन आप 100% पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ये हमारा स्पष्टीकरण है और इससे आपको याद ही रखना है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे भ प वर्ग का चौथा वर्ण है, इसीलिए इसे महाप्राण कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ण का, जैसे क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, घ लिखते हैं और अंगा लिखते हैं। ठीक, तो ये दूसरा और चौथा ये महाप्राण है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अंगारों पर पैर रखना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जोखिम मोल लेना। जानबूझकर किसी खतरनाक काम में हाथ डालने को अंगारों पर पैर रखना कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों, यह क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना लगा लीजिए उतना कम है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। इसका सही वर्तनी है उज्ज्वल। इस प्रकार जो उज्ज्वल लिखाया गया है यह सही है, बाकी सब गलत है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अपनी करनी पर अपार उतरनी लोकोक्तियां का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फूले का सकल माही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अलंकार को आपको याद रखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए, क्यों उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ आप स्पष्टीकरण में देख सकते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ जनु जानो वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो यह रूपक अलंकार कहलाता है, ये आपको याद रखना है। रूपक। उपमान और उपमेय का अपभेद क्या कहलाता है? तो रूपक कहलाता है, ये आपको याद रखना है। हमारे द्वारा जो आपको वीडियो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वीडियो में, वे सारे के सारे प्रश्न एक एक टॉपिक से लिए गए हैं और हर एक टॉपिक का निचोड़ हमारे द्वारा दिया जा रहा है। आपको बस इन वीडियो को देखकर एग्जाम देने जाना है, ताकि आपको जो भी प्रश्न पूछा जाए वो आपको हूबहू इन्हीं प्रश्नों से मिले और आप 20 में से 20 प्रश्न हिंदी के करके आ सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? तो इसमें जो छंद होता है वह होता है सोरठा। दोहा के विषय में विषम चरणों में 13 और सम में 11 मात्राएं होती है, ये आपको याद रखना है। जबकि सोरठा के विषम में 11 और सम में 13 मात्राएं होते हैं, ये आपको याद रखना है और यह आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें 16 मात्राएं होती है, ये आपको याद रखना है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। हमारा अगला प्रश्न, अक्षर का तत्भव रूप क्या होगा? तो इसका तत्भव रूप होगा आखर। अक्षर तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है। अक्षर कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप होता है आखर या अखर। हमारा अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, यथासंभव अपना काम करो, यह कैसा वाक्य है? तो यह वाक्य है
आज्ञावाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा का बोध हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है सरल वाक्य। यानी यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप पढ़ लेंगे, सरल या साधारण वाक्य में एक ही कर्ता या उद्देश्य और एक ही मुख्य क्रिया होता है, इसीलिए इसे सरल वाक्य कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, तो यह होता है पदक्रम से। हमारा अगला प्रश्न, ये आपको पदक्रम कैसे होता है, जैसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है, इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यह मिला था उर्वशी के लिए। और कब मिला था ये आपको याद रखना है, 1972 में उनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो यह सौर सैनी से से विकसित हुई है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था, 1936 में, ये आपको याद रखना है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद्र ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठेले पर हिमालय किसी रचना है, तो यह रचना है धर्मवीर भारती की। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो इसमें 14 भाषाएं थी, ये आपको याद रखना है। और बाद में संशोधन द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह 100% बोलिए, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यह आप किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें टोटल 44 वर्णों की संख्या है। कौन कौन, हिंदी में मूलतः 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर कुल 44 वर्ण या अन्य वर्ण संयुक्त उत्प्रेक्ष और अयोगवाह इन्हीं से मिलकर बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण जो है स है। यहाँ पे अघोष वर्ण के उच्चारण कौन कौन होते हैं, तलावी सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। उसमें व्यंजन अघोष होते हैं। अपवाद के लिए ह सघोष और ब और झ सघोष है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेंगे और लगभग हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा अघोष और सघोष से, और अल्पप्राण महाप्राण से भी क्वेश्चन बनेंगे। पर्वत का पर्यायवाची है, तो इसका पर्यायवाची शब्द है तुंग, अचल, गिरी, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके के लिए एक शब्द है, तो असाध्य होगा। जिसका इलाज नहीं हो पाएगा उसको कहते हैं असाध्य। हमारा अगला प्रश्न है, अनुचर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो उपसर्ग है वह है अनु। यहाँ अनु का जब विग्रह करते हैं तो अनु जोड़ चर होता है से मिलकर बना है, जिसमें अनु का अर्थ होता है पीछे। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, तो यह 9 है। मूल रूप से 9 रस माने गए हैं, अतः अस्थाई भावों की संख्या 9 है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और साथ ही साथ एग्जाम देने से पहले दोस्तों इस वीडियो को जितने भी हमारे द्वारा सेट लाए जाएंगे उन सभी को आप देख कर जाएंगे। आपके एग्जाम के लिए ये सारे के सारे वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हूबहू एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, तो यह 3 भेद होते हैं। कौन कौन, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वह घर गया और सो गया, यह कैसा वाक्य है, तो यह वाक्य है संयुक्त वाक्य, क्योंकि पहले वह घर गया और उसके बाद सो गया, इसमें संयुक्ता का बोध हो रहा है। वह घर गया सो गया, यह इसके कारण इसका प्रयोग किया गया है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन, यहाँ पे आप देख लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 भेद होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ग के
कितने भेद होते हैं? तो स्वर के टोटल 3 भेद होते हैं। कौन कौन? ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, आप पलतू स्वर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो यह रचना है मैथिली शरण गुप्त की। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ मित्रता जो भाव का बोध करा रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है कालिंदी। कालिंदी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, आसुर संहिता, ये तीनों गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। और कालिंदी जो है यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है। ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो इसमें आदरणीय जो है, इसमें आ उपसर्ग नहीं है। आदरणीय शब्द में आदर प्लस अनीय प्रत्यय से बना है, इसलिए इसमें आ शब्द का उच्चारण नहीं किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली है। तो यह बघेली है। ये आपको याद करना है 100%। यह भी क्वेश्चन आपके किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। पूर्वी हिंदी की बोली क्या है? बघेली। हमारा अगला प्रश्न है, बघेली जो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ये आपको याद रखना है। आंख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना। हमारा अगला प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम क्या है? तो इसका विलोम होता है विरक्ति। अनुरक्ति मतलब लगाव, प्रेम का विलोम इसका क्या हो जाएगा? विरक्ति, यानी लगाव ना होना। हमारा अगला प्रश्न है, जो देखने में प्रिय लगता है के लिए एक शब्द। तो इसका एक शब्द होता है प्रियदर्शनी, यानी जो देखने में बहुत प्यारा है उसको प्रियदर्शनी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होता है बहुब्रीहि समास होता है। कैसे? तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देख सकते हैं, चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 के भुजाओं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। यह बहुब्रीहि समास है। गणित में यह द्विगु हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द है? शब्द नित्य एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो आग जो है नित्य एक वचन में प्रयुक्त होता है। आग शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, जैसे आग लग गई। हस्ताक्षर, समाचार और होश हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ये आपको याद रखना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो यहाँ पे पूजनीय ऐसे लिखाएगा, ये आपको याद रखना। बाकी सभी गलत है, ये आपको याद रखना। और ये शुद्ध वर्तनी से आपके एग्जाम में एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इन सभी को आपको याद रखना है। पूजनीय इस प्रकार लिखाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अति जोड़ अधिक की संधि होगी। तो यह होगा अत्यधिक, यह आपको याद रखना है। यह यन संधि का उदाहरण है, यह भी आपको याद रखना है। ई प्लस अ मिलके यह बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका प्रवर्तक है अज्ञेय। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रत्येक माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? तो यह कृति है निराला की। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? यह आपको याद रखना है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। द्विवेदी युग की समय सीमा तो यह है 1900 से 1920। हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरिक लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यह हुई है ब्राह्मणी से, ये आपको याद रखना है। और यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो यह होता है जब प्रश्न पूछा जाए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है वह है अविभाव। यहाँ पूर्व पद प्रति एवं अव्यय है, इसीलिए यह अव्ययभाव समास है। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी में कितने सर्ग यानी अध्याय हैं? तो इसमें 15 अध्याय हैं। और यह जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामयानी में कुल 15 सर्ग हैं, यह भी आपको याद रखना है। कामयानी को किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने। मेरा नया बचपन
कविता किसने लिखी है? तो यह लिखा गया सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ये भी आपको याद रखना है। और शुद्ध वर्तनी से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे हर शिफ्ट में। तो रचयिता इस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो वह है कुलीन। कुलीन जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कुलीन विशेषण कुल होता है संज्ञा, ये आपको याद रखना है। कुल संज्ञा होता है और कुलीन क्या होता है? विशेषण। हमारा अगला प्रश्न है, यह काम में मैं आप कर लूंगा में आप क्या है? तो यह निजवाचक संज्ञा है, क्योंकि आप जो है निजता का बोध करा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, फूल कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे फूल जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक फूल का बोध नहीं, इसमें सारे फूल का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे भागीरथी जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यह गंगा का पर्यायवाची शब्द है, हमने पिछले प्रश्नों में देखा है। और कालिंद, अकरजा और सूर्यसुता ये सभी यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गिरीश का सही संधि विच्छेद है? तो इसका सही संधि विच्छेद है गिरीश जोड़ ईस, गिरी जोड़ ईस, यह सही संधि विच्छेद है, ये आपको याद रखना है। छोटी ई और बड़ी ई मिलके इस बनता है, ये भी आपको याद रखना है। नायक में कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि है अयाधि संधि है। यहाँ नायक बराबर नए जोड़ अक ए जोड़ अ से मिलकर बना है आई, ये अभी आपको याद रखना है। मोहन किताब पढ़ता है में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ कर्तावाच्य है, क्योंकि कौन किताब पढ़ रहा है? तो मोहन किताब पढ़ रहा है, यहाँ क्रियाकर्ता मोहन के अनुसार है। हमारा अगला प्रश्न है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? तो यह माना जाता है श्रृंगार रस को। ये 100% आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं? तो यह है मैथिली शरण गुप्त जी। हमारा अगला प्रश्न है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नाही हाथ, यह पंक्ति किसके बारे में है? तो यह कबीरदास के बारे में है। हमारा अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय उपमान वाच्य शब्द और साधारण धर्म चारों उपस्थित हो वहाँ कौन सा अलंकार है? तो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास में प्रधान पद होता है? तो वह होता है दूसरा। हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरिक लिपि लिखी जाती है? तो यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, और यह क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है? तो यहाँ शुद्ध वाक्य का चयन में कृपया मेरे घर आए, यह सही वाक्य है, ये आपको याद रखना है। बाकी सभी गलत वाक्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो यह अयोगवाह जो है वह अन और अ, ये दोनों जो है अयोगवाह वर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है? मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह सही मुहावरा है। हमारा अगला प्रश्न है, यथेष्ट का संधि विच्छेद है? तो इसका सही संधि विच्छेद है यथा जोड़ इष्ट। हमारा अगला प्रश्न है, जटिल का विलोम शब्द है? तो यह विलोम शब्द है सरल का। हमारा अगला प्रश्न है, संकीर्ण का विपरीत शब्द बताइए? तो यह विस्तीर्ण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जो अपनी जगह से अलग ना किया जा सके के लिए एक शब्द है? तो यह होता है अच्युत। हमारा अगला प्रश्न है, आज बहुत पानी गिरा, यह कैसा वाक्य है? तो यह सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें पहले कर्ता आया फिर ये क्रिया आया, इस तरह करके आया, तो यह सरल वाक्य सिंपल में बोला गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आदरणीय में उपसर्ग नहीं है, इसमें अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है सभा। सभा में सारे लोगों का बोध हो जा रहा है, कई व्यक्ति का। हमारा अगला प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्तियाँ का अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। हमारा अगला प्रश्न है,
आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है? तो यह आचार्य ही होता है, यह पुल्लिंग शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली किस उपभाषा की बोली है? तो यह उपभाषा है बिहारी की। हमारा अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो यह प्रेमचंद्र का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यह संधि कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और इस वीडियो में हमारे द्वारा टोटल 100 प्रश्न बताए गए हैं और इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये सारे वीडियो आपके एग्जाम में लगभग इस हमारे द्वारा 70 से 80 मार्क्स तक कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके हमारे दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़कर आगे आने वाली वीडियो का लाभ उठाएं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।